हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ, जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अपने एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे चैनल पर आ चुके हैं और लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छे मार्क्स आज के इस लेक्चर से आपको मिलेंगे। तो याद रहे, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है और चलते आगे की ओर। तो 71 नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था और आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो आपको नजर आ रहा है और ऑलरेडी क्या है आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर में। तो कैंसर के उपचार में याद रखिएगा, यहाँ पे कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो कहता है सर कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है पदार्थों के निरीक्षण में, आंतरिक संरचना, दोष और विदेशी वस्तुओं को प्रकट करने और भोजन के रोगाणुनाशक में किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 गामा किरणों के उत्सर्जन करता है, जिस कारण इसका उपयोग रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है दूसरा नंबर सवाल आज के इस लेक्चर्स का कि सर परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो है किसने किया था। तो परमाणु बल के सिद्धांत की खोज जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा हिकदे युकावा ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिदेकी युकावा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए वैज्ञानिक किधर है, खोजकर्ता इधर है, देख लेते हैं। तो एस एन बोस जो है ये बोसान कण का खोज किया था। जेसी बोस जो है ये क्रोस्कोग्राफ का खोज किया था और जे जे थॉमसन जो कि आपको पता ही होगा काफ़ी दिनों से सर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी बारीकी से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सवाल आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पिच ब्लेड किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सर पिच ब्लेड जो होता है ये किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा पिच ब्लेड जो है यूरेनियम से संबंधित है। यूरेनियम से कौन सा संबंधित है? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड यूरेनियम का एक क्या होता है? अयस्क होता है और होता है। इसे यूरेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए स्टार मार्क साबित हो सकता है। अब बात करें प्यारे बच्चों 74 नंबर सवाल पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन काफ़ी दिनों से इस क्वेश्चंस का होता रहा ग्रुप डी के एग्जाम में। सर कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। काफ़ी इजी इसलिए है क्योंकि ये सवाल जो है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि सर रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज जो है आविष्कारक जो है ये हेनरी वेकवेरल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। हेनरी वेकवेरल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। याद रखिएगा ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित होगा, स्टार मार्क सवाल है, इसे जरूर याद रखने का प्रयास करें। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी वेगवेल ने 1896 में सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के पता लगाया। कब लगाया? 1896। याद रखिएगा डाटा आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डाटा स्टार मार्क होता है, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उन्होंने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती है। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरण या वेकुरल किरण कहते हैं। ठीक है, प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम होते हैं, थोरियम होते हैं, प्लूटोनियम होते हैं आदि। ये सभी क्या है? तो ये प्रमुख रेडियो एक्टिविटी तत्व है, एलिमेंट है। याद रखिएगा। अगला सवाल 75 नंबर सवाल पर हम लोग फोकस करें। तो सवाल सर आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में विखंडीय ईंधन के रूप में किया जाता है? जी हाँ, किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडीय ईंधन के रूप में किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है और याद रखिएगा यूरेनियम 2035 235 इसको बोलते हैं 235, जो कि काफ़ी हाई लेवल का यूरेनियम माना जाता है। नाभिकीय रिएक्टर वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान,
कृषि, रोगों के उपचार और उद्योग धंधे आदि में किए जाते हैं। किनका? नाभिकीय रिएक्टर का यूज। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात कर लेते हैं 76 नंबर सवाल पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा रामबाण है। सर, यदि कोई अभिकारक है किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यानी उसको ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है, तो वो किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? याद रहे, जब भी ऑक्सीजन प्राप्त हो तो वो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है तो वो प्रक्रिया से गुजर रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है। जब भी कहीं पे आग लगती है तो याद रखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिलता रहता है, तभी वो जलता रहता है। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो ऑक्सीजन अवरोधक यहाँ पे फॉग छोड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर चारों तरफ से एक ऐसा जाल बनता है जहाँ पे ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक से जब समझने का प्रयास करते हैं, सारे के सारे साइंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि सर, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन या कोई अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करता है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर्शाता है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। ये कुछ फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सर, अभिक्रिया दिया गया है MgO प्लस CO दोनों मिलकर Mg यानी मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। ये किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, ये आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिए गए हैं, इनका क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। और आरआरबी जेई 2019 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, 78 नंबर सवाल पर फोकस कर ले। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। केवल अपचयन होता है या केवल ऑक्सीकरण होता है? न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस का ऑप्शंस आपको पूरी तरीके से फंसाने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस पर फोकस किया जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया है सर, और वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है सर कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। एक तरफ अगर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी तरफ भी अपचयन होगा, और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ये इनके बारे में दिया गया है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया साथ साथ होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे CuO प्लस H2 है, देख सकते हैं यहाँ पे अपचयन यानी ऑक्सीजन का निष्कासन। अपचयन कहने का मतलब होता है कि सर उसमें से ऑक्सीजन को खींच लेना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन Cu के साथ कॉपर के साथ था, ऑक्सीजन यहाँ से निकलते हुए हाइड्रोजन के साथ गया और ये ऑक्सीकरण कर लिया, यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई हाइड्रोजन को और ये जल बनाकर निकल गया। यहाँ पे कॉपर भी अलग हो गई। तो ये सारी प्रक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं 79 नंबर सवाल को। तो निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो पेयजल के शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा क्या हो सकता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में, प्यारे बच्चों आप इसे जरूर देखेंगे। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीकारक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, याद रखिएगा। या जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो अकृत होता है। क्या होता है? अकृत होता है, अर्थात वो ऑक्सीकारक कहलाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है सर, उदाहरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका प्रयोग जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वहां पे हमने बताया था जब भी ऑक्सीजन ग्रहण करे तो वो ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकृत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वो ऑक्सीकृत हुआ कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया। चलिए, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो अपचयन के संबंध में आपको गलत बताना है। गलत जो है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये अपचयन के संबंध में गलत है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, याद रखिएगा।
रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे ऑप्शंस नंबर सी में नजर आ रहे हैं, और सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है AgNO3 और NaCl है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। देख सकते हैं AgCl के साथ गया और यहाँ पे NO3 Na के साथ यहाँ पे गया, तो NaNO3 यहाँ पे निकल गई। तो ये जो है क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्वेश्चंस और ये न्यूमेरिकल बेस है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो अपचायक कर्मक होगा, याद रखिएगा। मैग्नीशियम है, क्या है, अपचायक कर्मक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाती है, तो वो दहन कहलाती है प्यारे बच्चों। क्या उसको बोलते हैं, हम दहन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए रामबाण होगा। H2O2 प्लस Cl2 2HClO2 अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य करता है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है, अपचायक के रूप में, याद रखिए। अगला सवाल है सर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तांबे से अधिक अभिक्रियाशील अगर कोई है तो वो जिंक है। क्या है, Zn है, याद रखिएगा। ये 30 याद रखने का प्रयास करिएगा। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, सबसे कम जो है सोना। सोना बहुत ही कम अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा। सबसे कम अभिक्रियाशीलता इन्हीं की होती है। पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो है पोटेशियम के पास है, फिर सोडियम के पास है, फिर हाइड्रोजन के पास Ag और Au के पास। सोडियम को अगर डायरेक्ट इस पर पानी का बौछार किया जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में याद रखिएगा पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी, Ag याद रखने का प्रयास करें, ये आपके लिए रामबाण होगा। अगला सवाल है कि सर निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है, तो ये कौन सा है, कैल्शियम है। अगला है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो ये जस्ता करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये कॉपर प्यारे बच्चों नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस प्रकार से जाना जाता है, तो ये गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, चांदी कभी भी नहीं करेगी, याद रखिए। एनोडाइजिंग प्रतिक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल जो होता है स्वाद का कड़वा होता है, ये गलत बात है। स्वाद में खट्टे होते हैं बट कड़वा नहीं होते। सभी एसिड के लिए आम तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन होता है, और वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोक्साइड एनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चों कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है पानी में सांद्र अम्ल डाल देनी चाहिए। कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्लस प्रदान करता है, तो ये जो है याद रखिएगा एसेटिक अम्ल, याद रखिए। अगला सवाल पर फोकस करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आज हम 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करने का प्रयास किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा MBBI क्वेश्चन साबित होते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अपना अपना फीडबैक, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में देंगे कि आज का ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा। एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, और जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए।